स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एंड इन केस अगर आप लोग मुझे नहीं जानते हैं तो आई एम मीनाक्षी बियानी। आज मैं आपको क्लास 12th इंडियन इकोनॉमी का एक चैप्टर करवा रही हूँ, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, विच इज़ आवर फर्स्ट चैप्टर इन इंडियन इकोनॉमी ऑफ क्लास 12th। और आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी जो चीज़ें मैंने कुछ चीज़ें इनके कुछ पॉइंट्स जो हैं मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिखे हैं। मतलब आपको क्या करना होता है ना, आप इससे क्या करो, चैप्टर को आप कहोगे लर्न, बहुत इजी है इंडियन इकोनॉमी, आप बहुत कुछ जानते हो अपनी इंडियन इकोनॉमी के बारे में, क्योंकि बीइंग एन इंडियन वी नो ऑल दीज थिंग्स जो कुछ हमारे देश में हुआ है। और हाँ, एक चीज़ और, आप ना इनके पॉइंट्स ऐसे ही याद करो, अंदर का मैटर आपको पता है क्या लिखना है, आपको एक रीडिंग करोगे आप अपने आप आराम से लिख लोगे, लेकिन आपको पॉइंट्स जरूर याद करने चाहिए। सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे आपको पता है हमारी जो इकोनॉमी थी ब्रिटिश रूल के टाइम पे, इट वाज सब्जेक्टेड टू कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। इस समय यहाँ पे कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन था और जो मेन सारे सेक्टर्स जो थे वो बुरी तरह से एक्सप्लॉयट किए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, अब मैं आपको एक एक चीज़ के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन था एग्रीकल्चरल सेक्टर का, एज यू कैन सी कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल के अंदर में सबसे पहला जो मैं आपको इस टॉपिक के अंदर में जो सबसे पहली चीज बता रही हूँ वो बता रही हूँ अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर की। एग्रीकल्चरल सिस्टम जो हमारा जो सेक्टर था एग्रीकल्चरल में, आपको पता है सबसे ज्यादा ये एक्सप्लॉइट हो रहा था जमींदारी सिस्टम और लैंड रेवेन्यू सिस्टम से, एज आई हैव रिटन जमींदारी सिस्टम एंड लैंड रेवेन्यू सिस्टम से ये सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रहा था। होता क्या था मैं आपको ये बताती हूँ। देखिए, जमींदार जो थे ये लोग, इनको डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये लोग ओनर्स ऑफ द सॉइल हैं। राइट दिस वर्ड एज इट इज, ओनर्स ऑफ द सॉइल। सो जमींदार वर द ओनर ऑफ द सॉइल और इनको गवर्नमेंट को यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक फिक्स सम ऑफ मनी इन द वे ऑफ लैंड रेवेन्यू पे करना होता था, ठीक है। एंड दे वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज दे विश, मतलब जितनी मर्जी आए वो उतना एक्सट्रैक्ट कर सकते थे फ्रॉम द टिलर्स। मतलब टिलर्स को उस समय ऐसा कोई रूल नहीं होता था कि भाई इतनी देरी आपको काम करना है, एकदम जब तक उनकी जान ना निचोड़ दें जब तक इनका इतना काम करवा देते उन लोगों से। और टिलर्स जो थे उनको उसके बदले में बहुत मिनिमम पैसा मिलता था कि बस वो उनका खुद का सर्वाइवल ही हो सकता है, ठीक है। तो उनके पास कोई सरप्लस पैसा तो बचता नहीं था कि वो अपनी खुद की जमीनों को कुछ कर सकें या कहीं इन्वेस्ट कर सकें या अपने खुद के लिए कोई ग्रोथ कर सके। मतलब बहुत ज्यादा बुरा हाल था उस समय टेलर्स का। और जो जमींदार थे वो अपनी जितनी भी रेवेन्यू इनसे अर्न करते थे ये अपनी सारी लग्जरीज पे, अपने ऐशो आराम पे सारा खर्चा करते थे। अब मतलब कि जमींदार एक्चुअली कुछ नहीं करते थे, सारा कुछ टिलर्स से करवाते थे और टिलर्स का हाल उन्होंने बहुत ज्यादा खराब कर रखा था हमारी इंडिपेंडेंस के टाइम पे। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर में। आप देख सकते हो सबसे बड़ा ड्रॉबैक हुआ था क्योंकि हमारे यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट्स थे, डिके ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स था। आपको पता है इतना ज्यादा हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी की वजह से हमारे हैंडीक्राफ्ट्स खराब हो गए थे। देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट आने के पहले हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स थे दे वर सो ब्यूटीफुल कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इनकी डिमांड थी। लेकिन इन्होंने जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो ये नहीं चाहते थे कि हमारा देश कहीं से भी तरक्की करे, तो इन्होंने एक्सपोर्ट की इतनी ज़्यादा हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी कर दी कि हमारे हैंडीक्राफ्ट के जो गुड्स थे वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गए। इतना महंगा गुड्स कोई मार्केट में, इंडियन मार्केट के बाद जब जा रहा था तो कोई नहीं ले रहा था। इनफैक्ट इंडियन मार्केट में भी ये गुड्स जो थे वो बिकने मुश्किल हो गए थे, इतनी ज़्यादा इनके ऊपर इन्होंने ड्यूटीज और ये और वो लगा दी थी, ठीक है। और इंडियन मार्केट में क्यों नहीं बिक रहे थे, इंडियन मार्केट में तो क्या ड्यूटी लगेगी, इंडियन मार्केट में ये इसलिए नहीं बिक रहे थे, इन्होंने क्या किया कि अपने यहाँ के जो मशीन मेड सस्ते गुड्स थे वो यहाँ ले आए। आपको ही अगर मैं कहूँ कि एक चीज़ है वो 40 रुपए की और सेम टू सेम वही चीज़, बस वो हैंडवर्क नहीं होगी, मशीन वर्क था और वो आपको 10 रुपए में मिल रहा है, तो आप क्या प्रेफर करोगे, 40 रुपीज़ की चीज़ प्रेफर करोगे या 10 रुपए की? ऑब्वियसली 10 रुपए वाली। तो यही चीज हुआ था, इन्होंने क्या किया कि हमारे गुड्स पे इतने ज्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी कि ना वो बाहर बिक रहे थे ना कोई बाहर, और यहाँ पे हमारे मार्केट में इन्होंने अपने गुड्स की डंपिंग कर दी, अपने इतने सारे मशीन मेड गुड्स को यहाँ ला करके पटक दिया। तो उसकी वजह से हमारे यहाँ जो हमारे खुद के गुड्स थे वो भी हम उसको परचेज करने की जगह उनके वाले जो थे वो परचेज करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट था। वो जो अपने ब्रिटिश गुड्स लाते थे वो ड्यूटी फ्री थे, तो ऑब्वियसली वो बहुत सस्ते पड़ते थे। नेक्स्ट है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। जैसा कि आप देख सकते हो इंटरनेशनल ट्रेड में क्या हुआ था, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल उनके यहाँ जाते थे ड्यूटी फ्री, एज यू कैन सी ड्यूटी फ्री हमारे यहाँ के रॉ मटेरियल सब उनके यहाँ जाते थे और वहां से जब वो वही हमारी ही रॉ मटेरियल से गुड्स बना करके हमारी इकोनॉमी में लेकर के आते थे और हमारी इकोनॉमी में उसी चीज को वो महंगे दामों पे बेचते थे, ठीक है। तो ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट मतलब उनको तो बहुत सस्ता पड़ता था और वो हमसे जो लेते थे वो ऑब्वियसली उनको ज्यादा ही पड़ता होगा। तो जब हमारे देश में ये लोग आए ना और जब इन्होंने ये सब करना शुरू हुआ था तब
उनके यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था, क्योंकि उनको फ्री का एक मार्केट मिल गया था जहाँ पे वो अपने गुड्स को बेच सकते हैं। तो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स की वजह से जो डिमांड थी ब्रिटिश गुड्स की इंडियन मार्केट में वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई, और ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल की वजह से जितने भी उनके इंडस्ट्रियल नीड्स थे रॉ मटेरियल के ब्रिटिशर्स के, वो सारे वहाँ पे फुलफिल हो गए थे। और डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी होने की वजह से इंडिया जो थी वो इंपोर्टर हो गई थी फिनिश्ड गुड्स का फ्रॉम ब्रिटेन, और एक्सपोर्टर हो गई थी रॉ मटेरियल्स का फ्रॉम इंडिया। मतलब हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल उनके यहाँ जाते थे और फिनिश्ड गुड्स हमारे यहाँ आते थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। उस समय क्या था, हमारी इकोनॉमी जब हमको वापस मिली थी तो सबसे पहली चीज देखिए स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी, ना बढ़ रही थी ना घट रही थी। इंडियन इकोनॉमी कंप्लीटली रुकी हुई थी, जहां थी वहीं की वहीं अटकी पड़ी थी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब लिटिल और नो ग्रोथ एट ऑल, ठीक है। 1860 से 1925 के बीच में अगर हम देखें तो हमारा ग्रोथ रेट 0.5% था पर एनम, और 1925 से 1950 के बीच में हमारा ग्रोथ रेट और भी कम हो गया, 0.1% पर एनम हो गया था। तो अगर आप इतना ज़्यादा भयंकर स्टैग्नेशन को अगर आप नोटिस करें तो जो मेन बल्क है हमारी इंडियन पॉपुलेशन का वो पॉवर्टी में रहता, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भयंकर बहुत ज़्यादा पुअर था, मिजरेबली लो जिसको कहते हैं। और बचे कुचे जो बोलते हैं ना सोने पे सुहागा, एपिडेमिक्स एंड एंडेमिक्स एंड फेमाइंस एंड ये सब चीज़ें जो थी वो रिकरिंग फिनोमिना बन गई थी, हमारी इकोनॉमी का एक पार्ट बन गई थी। तो ये हमारी इकोनॉमी को और पीछे धकेल करके ले जा रही थी। सेकेंड चीज़ें हमें जो मिली थी वो मिली थी बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी जो थी काफ़ी बैकवर्ड थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ का पर कैपिटा इनकम बहुत लो था। अभी मैंने बताया 47-48 में 1947-48 में हमारे यहाँ का पर कैपिटा इनकम सिर्फ 230 रुपया था, 230 रुपीज़। और जो मेन बल्क था हमारी पॉपुलेशन का वो बहुत ज़्यादा पुअर था, विदाउट इवन सफिशिएंट फूड। मतलब हमारे पास दिन में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं था, ना फूड, ना क्लोथिंग, ना शेल्टर, कुछ नहीं था। अनएम्प्लॉयमेंट तो समझ ही सकते हो आप, बहुत ज़्यादा खराब हाल था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस थी हमारे यहाँ पे। एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस आपको पता ही है, 72% जो थी हमारी कंपनी का, जो हमारे कंट्री का जो वर्किंग पॉपुलेशन था उसका 72% जो था वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व था, ठीक है। लेकिन हमारा जो कंट्रीब्यूशन जीडीपी में था एग्रीकल्चर का वो सिर्फ 50% था। प्रोडक्टिविटी एक्सट्रीमली लो थी। पर हेक्टेयर आउटपुट वीट का सिर्फ 660 किलोग्राम, 660 किलोग्राम, और राइस का 665 किलोग्राम। आप देखिए पर हेक्टेयर का ये हमारा आउटपुट था, क्या कहोगे आप इसे। फूड ग्रेन प्रोडक्शन इतना भी नहीं होता था कि हम अपने देश के लोगों का भी पेट भर सकें, ठीक है। और मतलब 527 लाख टन 1947-48 में रिकॉर्ड किया गया था हमारे यहाँ पे, जो बेयरली इनफ, मतलब आप कह ही नहीं सकते इतने में हमारे पूरे देश के डोमेस्टिक जो हमारे पीपल हैं, हमारी जो पॉपुलेशन है, उनका भी पेट भरना मुश्किल हो गया था। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस के साथ साथ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस भी थी। देयर वाज वर्चुअल लैक ऑफ बेसिक एंड हेवी इंडस्ट्रीज, हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं थी। हमें कोई टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज नहीं था। स्मॉल स्केल कॉटेज स्केल इंडस्ट्रीज थी, लेकिन वो भी ऑलमोस्ट रूइन कर दी थी ब्रिटिशर्स ने उस समय तक। मेन जो कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट थी इंडियन इकोनॉमी की, वो डिपेंड कर रही थी अपॉन इम्पोर्ट एंड फ्रॉम ब्रिटेन, क्योंकि हमें कुछ बनाना नहीं आता था, हम सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लाई करते। जो थोड़ा बहुत आता था वो भी उन्होंने 100 सालों में छीन लिया था, तो कुछ बचा नहीं था हमारे पास में, हमें कुछ नहीं आता था। तो अल्टीमेटली हमें रॉ मटेरियल हमारे पास बहुत था और हम अपने यहाँ से सप्लाई कर रहे थे रॉ मटेरियल को, और बदले में उनके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट थे फिनिश्ड गुड्स के लिए, ठीक। रैम्पेंट पॉवर्टी, जैसे पॉवर्टी आप देख सकते हो, बल्क मेन पॉपुलेशन जो था दे वर पुअर पीपल, एंड मतलब दिन में 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं था, शेल्टर नहीं था, कपड़े नहीं थे, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बिल्कुल बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, तो बहुत बुरा हाल था। नेक्स्ट हमारा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर आप समझ सकते हो, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, ट्रांसपोर्ट का कोई साधन नहीं था। पावर जनरेशन एक्सट्रीमली लो था। 1948 में पावर जनरेशन कैपेसिटी हमारी थी 2100 मेगावाट्स की, 2100 मेगावाट्स की, और लेंथ ऑफ रेलवे लाइन्स थी 53,596 किलोमीटर्स की ओनली, ठीक है। और जो पक्का रोड्स थी 135,000 किलोमीटर, 135,000 किलोमीटर्स की, सिर्फ इतने ही पक्का रोड थी हमारे पास इतने बड़े देश में। हैवी डिपेंडेंस था हमारा इम्पोर्ट्स के ऊपर में। नेक्स्ट हमारा 7th पॉइंट है कि वी वर हेवीली डिपेंडेंट अपॉन इम्पोर्ट्स। जैसा मैंने कहा हमें कुछ आता नहीं था, हमारे पास इक्विपमेंट्स थे नहीं कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, इक्विपमेंट थे तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, टेक्नोलॉजी अगर आ भी जाती तो हमें यूज करना नहीं आता था, तो अल्टीमेटली हमको डिपेंड करना पड़ता था फॉरेनर्स के ऊपर या ब्रिटिशर्स के ऊपर हमारे गुड्स के लिए, इंपोर्ट के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेड अर्बनाइजेशन। आपको पता है सब गाँव में घुसे हुए थे, कोई नहीं चाहता था कि वहां से बाहर निकल करके आए और कुछ करे, तो अल्टीमेटली हमारे पास भी ये सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम था कि कुछ था ही नहीं,
सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम ये था कि हमारे पास कुछ था ही नहीं। तो हम क्या करते, हमारे पास कोई ऑप्शंस ही नहीं रह गए थे। एंड अर्बनाइजेशन कोई था नहीं, कोई गांव से बाहर निकल के जाना नहीं चाहता था। तो एग्रीकल्चर के अलावा उनको कुछ सोचता ही नहीं था कि उनको कुछ और भी करना है। नेक्स्ट, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी क्या चीज़ होती है? फ्यूडल मतलब होता है मतलब कि पुराना जो सोच था, मतलब कि ना न्यूनेस कुछ नहीं थी हमारे यहाँ पे, ओल्ड थॉट्स, ओल्ड प्रोसीजर्स, यही सब चल रहे थे हमारे यहाँ पे। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी इकोनॉमी ना पूरी तरह से फ्यूडल थी और ना ही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, ना हमको इतना नॉलेज था। मिक्स्ड इकोनॉमी या जो फ्यूडल इकोनॉमी होती है, हम कह सकते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी थी। और ऐसी इकोनॉमी में जो मिक्सचर था फ्यूडलिस्टिक एंड कैपिटलिस्टिक मोड्स ऑफ प्रोडक्शन का। फ्यूडलिस्टिक मतलब पुराने जमाने के, तो उनकी लो प्रोडक्टिविटी होती थी। कैपिटलिस्टिक जितना पैसा ही नहीं था, तो बैकवर्डनेस तो होगी। हमारी जो इकोनॉमी हमको मिली थी वो थी कॉलोनियल इकोनॉमी। कॉलोनियल इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी जो थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की कॉलोनी थी, ठीक है। इसका मतलब एक्सप्लॉयटेशन था हमारी इंडियन इकोनॉमी का फॉर द बेनिफिट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। फॉर देखो क्या क्या देखा गया था कि गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के ऊपर में हेवी टैक्सेस लगा करके और हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को उठने ही नहीं देती थी। तो इसकी वजह से हमें ब्रिटिश के कुछ ही खरीदने पड़ते थे, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं था, तो हम खरीदेंगे क्या। फिर इंडियन इकोनॉमी जो थी वो रॉ मटेरियल सप्लाई करती थी ब्रिटिशर्स को, आगे हमको कुछ आता नहीं था। वहाँ से जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज धीरे 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 करके ड्रेन होते जा रहे थे और उनके देश में पहुँच रहे थे। एट्रोसिटीज वर कमिटेड, उनका जो जुल्म था हमारे इंडियन आर्टिसंस के ऊपर में, जिसकी वजह से हमारी जो कॉटेज इंडस्ट्रीज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी वो भी सारी शट डाउन हो गई थी। तो मतलब आप समझ सकते हो 10 में से कम 6 पॉइंट्स आपको इसके आने चाहिए और आपको ये क्लियर हो गया होगा। जो आपको 5-6 ईजी लगते हैं वो आप याद कर लेना इसमें से, ठीक। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर था उसका क्या हाल था, ठीक है। ये सब चीजें जो मैं एक एक करके कवर करवाती जा रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला लो आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी। आप समझ सकते हो कि प्रोडक्शन जो है वो उसका मतलब होता है टोटल आउटपुट। प्रोडक्शन क्या चीज होती है? टोटल आउटपुट। जब प्रोडक्टिविटी का नाम आता है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि पर हेक्टेयर की उपज हमारी कितनी थी, तो बहुत ज्यादा बुरा हाल था, एक्सट्रीमली लो थी। हमारे देश की जनता का पेट भरना मुश्किल था उस समय। नेक्स्ट है हाई डिग्री ऑफ अनसर्टनिटी। जबकि हम ना पूरा का पूरा कंप्लीटली डिपेंड करते थे रेनफॉल के ऊपर में। बारिश आई तो हमारी फसल अच्छी होगी, बारिश नहीं आई तो गई। हमको इरिगेशन फैसिलिटीज नाम की कोई चीज़ नहीं पता थी, बहुत बुरा हाल था, पुअर आउटपुट था, कोई एफर्ट्स नहीं किए जा सकते थे, जा रहे थे इसको सुधारने के लिए। ब्रिटिश रूल के अंदर में तो कुछ भी नहीं किया था उन्होंने, ना ही कोई परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन का कोई जुगाड़ किया था। नेक्स्ट है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। मतलब अभी तक भी हमारे दिमाग में ये था कि उतना उगाना है कि हम सब खा पी लें, मतलब हमारा परिवार का पेट भर जाए। तो फार्मिंग जो थी वो मेनली हम कर रहे थे सब्सिस्टेंस के लिए, तब तक भी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हम सिर्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर रहे थे, ठीक है। तो यानी कि सिर्फ अपना घर का पेट भरने के लिए, हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो जाए, बस इतना। तो यहाँ पे सरप्लस तो कुछ बचता ही नहीं था जो आप मार्केट में जाकर के बेचोगे। तो इसका मतलब क्या था? कमर्शियल आउटपुट नहीं था, बैकवर्डनेस प्रिवेल कर रही थी, पॉवर्टी ऑब्वियसली होगी ही होगी ऐसी कंडीशन में। नेक्स्ट है ओनर्स एंड टिलर्स के बीच में काफी बड़ा गल्फ था। आपको पता है एग्रीकल्चर जो था ब्रिटिश राज के समय में, उसमें ओनर्स एंड टिलर्स के बीच में बहुत बड़ा गैप था, क्योंकि जो टिलर्स होते थे, जो एक्चुअली काम करते थे, जो ओनर्स होते थे, वो कभी जाते ही नहीं थे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दे सेल्डम या शेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। The owners, while the owners shared the output, ओनर्स जो थे वो आउटपुट को शेयर करते थे, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को शेयर नहीं करते थे। मेयरली मतलब उनको किसी चीज से मतलब नहीं था, उनको सिर्फ अपनी रेंटल इनकम को मैक्सिमाइज करने से मतलब था। तो जो टिलर्स थे उनका क्या काम था? वो सिर्फ सब्सिस्टेंस, इतना ही उनको मिलता था कि वो सिर्फ अपनी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करेंगे, और उसमें भी कई बार होता था कि वो भी नहीं मिलता था। आप समझ सकते हो, आपने बहुत सारे उड़ान और ये बंधुआ और पता नहीं कौन कौन से टाइप्स के सीरियल आ रहे हैं, आपने उसमें देखा होगा, एंड दैट इज एक्चुअली ट्रू। वो ही एक्चुअली हमारी पोजीशन थी उस समय। नेक्स्ट है स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड होल्डिंग्स। आपको पता है जैसे कि हमारे पास ना एक मुश्त जमीन नहीं थी कि हाँ भाई ये इतनी बड़ी सारी जमीन ये पूरी की पूरी मेरी है, तो उसमें कमर्शियलाइज्ड फार्मिंग नहीं हो सकती। छोटे छोटे हिस्से थे हमारे पास में। लैंड होल्डिंग जो थी छोटी भी थी, फ्रैगमेंटेड मतलब हिस्सों में मिली थी, एक जमीन यहाँ पे मिल गई तो एक जमीन वहाँ पे मिल गई, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली ज्यादातर लैंड होल्डिंग जो थी वो अनइकोनॉमिक थी और हाई कॉस्ट पड़ रहा था, लो आउटपुट था, हाई कॉस्ट था, संभालना मुश्किल हो गया था। लैंड रेवेन्यू सिस्टम ब्रिटिश राज के अंदर में जो था, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इसका 6th वाला जो है लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर ब्रिटिश राज। अब देखिए इसमें था क्या लैंड रेवेन्यू सिस्टम के अंदर में, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में, इन्होंने
यूनिक सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू जो था वो यहाँ पे चालू किया था। एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप इन्होंने स्टार्ट किया था गवर्नमेंट के बीच में, ओनर्स एंड टिलर्स ऑफ द सॉइल में, ठीक है। गवर्नमेंट, ओनर्स एंड टिलर्स, इनके बीच में एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप था। इसको बोलते थे जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। जमींदार जो थे वो परमानेंट ओनर्स थे जमीनों के, ठीक है। उनको एक फिक्स सम गवर्नमेंट को पे करना पड़ता था और जमींदार जितना चाहें उतना एक्सट्रैक्ट कर सकते थे टिलर्स से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था काफ़ी अलार्मिंग था एंड बहुत मतलब आप देखो इसके अंदर क्या था कि अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन था टिलर्स का, जैसा मैंने आपको बताया, मतलब जान नहीं छोड़ देते थे उन लोगों की। रेट्स जो थे लैंड रेवेन्यू के ये बढ़ते जाते थे, तो जमींदार का भी जो जुर्म था टिलर्स के ऊपर में वो भी बढ़ता जाता था। टिलर्स जो थे उनको अल्टीमेटली उन्होंने एकदम लैंडलेस लेबरर्स वाला हाल कर दिया था। एंड क्योंकि जो लैंडलेस लेबरर्स जो टिलर्स थे उनको सिर्फ सब्सिस्टेंस वेज मिलती थी और वो भी काइंड में, कैश में नहीं। कैश तो वेरी रेयरली उनको मिलता था, चल जा आज तेरे को 2 वक्त का अनाज दे दिया, मतलब गेहूं दे दी, जा करके पिसवा लेना, चल भाई खुश रहे, उतना तेरे को खाने को मिल जाएगा, ऐसा हाल था, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब ये है जबरदस्ती कमर्शियलाइज किया गया। फार्मर्स जो थे उनको जबरदस्ती कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो कराए जाते थे, जैसे इंडिगो, क्योंकि इंडिगो की डिमांड ब्रिटिश मार्केट में बहुत ज्यादा थी, ठीक है। कन्वेंशनल सब्सिस्टेंस क्रॉप्स की जगह, राइस व्हीट उगाने की जगह उनको जबरदस्ती इंडिगो ग्रो कराया जाता था, क्योंकि वहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंडिगो लगता था। जो फार्मर्स थे वो या तो मतलब जबरदस्ती उनको, मतलब जिसको होता है ना लालच देना, लालच दे करके या जबरदस्ती उनसे एक्सेप्ट करवाया जाता था कि उनको इंडिगो का एडवांस पेमेंट लेना पड़ेगा और वो बनाना पड़ेगा। और आप समझ रहे हो एडवांस पेमेंट का मतलब कुछ थोड़े से रुपए, मतलब कुछ खास नहीं होता था उसके अंदर में। नेक्स्ट है सब्सिस्टेंट फार्मर्स जो थे दे वर एक्सपोज टू अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट, ठीक। फिर अर्ली पहले तो वो लोग ग्रेन्स ग्रो करते थे अपने फैमिली के लिए, कंजम्पशन के लिए। अब उनके पास इतना कैश ही नहीं होता, नाउ दे नीडेड कैश टू बाय इट फ्रॉम द मार्केट। अब क्या होता था कि जो उनको थोड़ा बहुत पैसा इंडिगो के लिए मिलता था उससे भी उनको राशन पानी अपना बाजार से लाना पड़ता था, क्योंकि उनकी जमीनों पे तो वो अपनी खेती कर नहीं सकते थे, गेहूं चावल उगा नहीं सकते थे, इंडिगो ही उगाने में उनकी जमीन खराब हो जाती थी। और एक चीज और बताती हूँ, इंडिगो की खेती ऐसी होती है कि उसके बाद पूरी जमीन का जो न्यूट्रिशन होता है वो बहुत कम हो जाता है, तो उनकी जमीनें वैसे खराब हो जाती थी। तो बहुत ज्यादा बुरा हाल था हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर का ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में बताऊंगी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। कोशिश करूंगी ये चैप्टर मैं पूरा खत्म कर दूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। एंड अगर आपको ये मेरे एक्सप्लेनेशन समझ में आए एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज, अगर आपको लगता है कि मैं आपको टीच कर सकती हूँ, देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, कमेंट करके बताइएगा पसंद आए वीडियो तब भी और ना आए तब भी। Okay then, goodbye for today.